वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवरेज। ठीक है, चलिए हम एकदम बेसिक से समझेंगे लेवरेज होता क्या है। तो जो चाहे आप फाइनेंस स्टूडेंट हो आपको बेसिक स्टार्ट करूँ या फिर आप नॉन फाइनेंस स्टूडेंट हो सबको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं एकदम हर एक टर्म जो भी इसके अंदर यूज होने वाले हैं सबको एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो अब बात आती है लेवरेज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लेवरेज समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लेवरेज बेसिकली किसके अंदर आता है या इसका पेरेंट कीज क्या है वो समझना पड़ेगी। देखिए एक डिसीजंस होते हैं फाइनेंस के अंदर जिसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस, अब ये समझिए फाइनेंसिंग डिसीजन रियल में होते क्या है। ठीक है, देखिए कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी को बिजनेस की वो पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, हर जगह से पैसे लाने की कोशिश करती है। तो जो पैसे लाने की कोशिश करती है यानी कि जिसको हम बोलते हैं फंड रेज करने की कोशिश करती है, उन्हीं डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहाँ कहाँ से लेके आती है पैसा, देखिए इक्विटी यानी कि कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर्स रेज करती है, उसके थ्रू कंपनी पैसा ला सकती है। नेक्स्ट, थ्रू इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो हमने एक बार पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, वहां से भी कंपनी पैसा ला सकती है। और तीसरा होता है थ्रू डेट। डेट का मतलब होता है लोन्स एंड ऑल, यानी कंपनी बैंक के पास जा सकती है, वहां से बोल सकती है कि हमें बिजनेस करना है, आप प्लीज लोन प्रोवाइड करें, या फिर पब्लिक के थ्रू डिबेंचर्स के फॉर्म में भी लोन आ सकती है। तो ये तीन मेजर तरीके होती हैं जहां से क्या कर सकती है कंपनी, इन शॉर्ट फंड्स रेज कर सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई एक कंपनी है, उसको बिजनेस करना था और उसने फंड रेज किया मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म में का मतलब होता है, लेट्स से उन्होंने कंपनी ने 100 करोड़ का फंड रेज किया, इस 100 में से कंपनी के 40% आए इक्विटी से, यानी कि इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए 40 करोड़ के। ठीक है, और 60% आए डेट से। ठीक है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना तभी आपको लेवरेज समझ में आएगा हम करना क्या चाह रहे हैं। अब 40% आए यानी कि 40 करोड़ रुपए कहाँ से आए, इक्विटी से। 60% डेट यानी कि लोन के फॉर्म में आए। ठीक है, अब बात ये होती है कि कंपनी ने ये मिक्स कॉम्बिनेशन तो चूज कर लिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर मान लो कंपनी डेट बढ़ाएगी तो बताइए इक्विटी कम करना पड़ेगी, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो कंपनी यहाँ पे डेट 60% से बढ़ा के कर देती है 70% और जो इक्विटी है 40 से कम करना पड़ेगा 30%, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो बढ़ रहा है या कम होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी जितना ज्यादा लोन लेगी तो उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कंपनी को उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। चलिए इंटरेस्ट की बात तो ठीक है, आप थोड़ा सा लॉजिकली समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल आप गए बैंक के पास लोन लेने, ठीक है ना, आपको करना है बिजनेस। अब आप लोन लेने चले गए, लोन ले भी आए। अब अगर मान लो बाई चांस आपका बिजनेस नहीं चल पाया, किसी वजह से लॉस हो गया, तो क्या आप बैंक के पास जाके ये बोल सकते हो कि नहीं हमारा बिजनेस नहीं चल पाया, हम आपको इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, नहीं बोल सकते। हमको हर हाल में बिजनेस का जो भी हमने बैंक से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे ऑफ करना ही पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारा रिस्क बहुत ज्यादा अराइज हो रहा है। तो जितना ज्यादा हम बैंक से लोन लेके आएंगे उतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा और उतना ज्यादा ही हमारा रिस्क अराइज होगा। बात समझ में आ रही है? बट वही ये चीज इक्विटी के साथ नहीं होता है। इक्विटी का मतलब होता है जब भी आप किसी को इक्विटी शेयर्स देते हो अपनी कंपनी के अंदर, तो वह एक तरीके से इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर कंपनी को फायदा हो रहा है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना है, और अगर नहीं हो रहा तो नहीं देना। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेट लेते हो ना आप, जितना ज्यादा डेट लोगे आप एज अ कंपनी, उतने ज्यादा आपका रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लो किसी कंपनी ने यहाँ पे 70% का रिस्क लिया है, ठीक है ना, यानी कि 60% से बढ़ा के 70% रिस्क ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, बेसिकली रिस्क बढ़ गया कंपनी में। तो ये जो जिन लोगों ने आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ी एक्सपेक्टेशन, देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे कम रिस्क ज्यादा रहता है वहां पे जो आपका रिवॉर्ड भी है वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिवॉर्ड भी हाई रहे, यानी कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है ना, जिस कंपनी में मान लो आपने कोई किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वहां से आप रिवॉर्ड भी हाई ही प्रेफर करोगे ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो ये रिस्क आया,
कैसे क्या रिस्क रहेगा, कितना रिस्क आएगा, इसी को एनालाइज करने को हम क्या बोलते हैं, लेवरेजिंग, लेवरेजिंग डिसीजन। इसी को ही एनालाइज करना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेवरेजिंग डिसीजन। अब यहाँ पे इसको हम और डिटेल में समझते हैं। तो रिस्क बेसिकली हमारा मेन टॉपिक हो गया है यहाँ पे लेवरेज के अंदर। तो आपको अगर बेसिकली लेवरेज समझते, रिस्क को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब बात आती है रिस्क कितने टाइप की होते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप नॉर्मल मार्केट में निकलोगे तो रिस्क जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। मार्केटिंग रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है, बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है ना। कंपटीशन रिस्क होता है। तो लेकिन हमें यहाँ पे जो मेजर रिस्क समझना है वो दो टाइप के रिस्क समझना है। कौन कौन से होते हैं, देखिए समझ लेते हैं हम, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है आपका बिजनेस रिस्क, और दूसरा जो आएगा आपको निकल के वो होगा फाइनेंशियल रिस्क। अब दोनों रिस्क एक एक करके हम समझेंगे ध्यान से क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं यहाँ पे बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई इंसान बिजनेस करने बैठता है तो उसके अंदर कॉस्ट कौन कौन सी लगती हैं, ठीक है। तो अब देखिए कॉस्ट कौन कौन सी लगेंगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक कोई भी बिजनेस होता है उसमें दो तरीके की कॉस्ट आती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट, चाहे आप बिजनेस करो या ना करो वो तो लगनी ही लगनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना है और आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, ठीक है, बिल्डिंग रेंट पे ली। अब बताओ इसका रेंट जो है, जिससे भी आपने बिल्डिंग ली है, वो आपको हर हाल में पे करना ही करना है, इररेस्पेक्टिव आप बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो आप वो लैंडलॉर्ड के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि नहीं इस बार का हम रेंट पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने बिजनेस नहीं किया। वो बोलेगा आपकी प्रॉब्लम है, आपने क्यों नहीं किया। आपको एनी कॉस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो यह आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स कॉस्ट के अंदर आ गई। वहीं दूसरी तरफ होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अराइज तब होती है जब आप कुछ चीज का प्रोडक्शन करते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मार्कर बना रहे हो, ठीक है। अब मार्कर बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आप एक मार्कर बनाओगे तो उसके लिए आपको मान लो 10 रुपए का कॉस्ट आ रहा है कि एक मार्कर पड़ा है 10 रुपए की कॉस्टिंग में। जो भी प्लास्टिक एंड ऑल लगता है, कितने की कॉस्टिंग आ रही, 10 रुपए की। अब वहीं अगर आप 10 मार्कर बनाओगे तो ये 10 × 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 रुपीज की कॉस्टिंग आएगी। बात समझ में आ रही है? और ये तो आप मान लो 1000 मार्कर बनाओगे तो उसी हिसाब से कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप 0 मार्कर बनाओगे तो क्या आएगी, कॉस्टिंग 0 आएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है या फिर कम होती है। ये बात ध्यान रखना है। अब बात आ रही है रिस्क कहाँ पे आ रही है, क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट में कोई रिस्क दिख रहा है अगर आप बिजनेस ना करो तो? ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पे तो कोई रिस्क नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा। क्या रिस्क देखने को मिलेगा कि आप बिजनेस करो या ना करो, रेंट आपको एट एनी कॉस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये वाला जो रिस्क होता है वो होता है इसके अंदर अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बिजनेस रिस्क होता क्या है। नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल रिस्क। अब ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है समझ लो। जैसे आप फंड्स रेज करने गए और आपने फंड रेज किया कहां से, डेट के थ्रू। आपने लेट से 1 CR का लोन लिया। अब इसके ऊपर कम आपको बैंक ने बोला 10% आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे आप बिजनेस करो नहीं करो आपको ये 10% तो पे करना ही है ना, एट एनी कॉस्ट। तो ये जो 10% आपको एट एनी कॉस्ट पे करना है, ये आपको किसके अंदर आ गया, फाइनेंशियल रिस्क के अंदर। बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होता है जो आपके फाइनेंस के थ्रू, यानी कि जो आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो उसके थ्रू जो अराइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। आई होप ये जो दो रिस्क है, मेजर रिस्क, आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो रिस्क वगैरह सारी चीजें और अच्छे से समझना है तो आपको एक बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक टेबल है जो आपको जनरल वे में समझनी पड़ेगी। प्लीज इस क्वेश्चन को इग्नोर करना, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखो एक यहाँ पे एक टेबल है, क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपका आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी और कुछ नहीं, आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ऐसी अर्निंग्स जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किए गए हैं, उसको हम बोलते हैं ईबीआईटी, ठीक है। अब इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट
तो हमारा आ जाएगा EBT, यानी कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स, यानी कि अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, और अगर इसमें से हम टैक्सेशन और फाइनली माइनस कर दें तो हमारे पास जो फाइनल बच के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा आई गेस। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है रिस्क कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, देखिए क्या हमारे वेरिएबल कॉस्ट में कोई रिस्क आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है, तो रिस्क आ कहाँ कहाँ पे रहा है, एक तो ये फिक्स कॉस्ट में आ रहा है रिस्क, दूसरा आ रहा है ये इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर। तो ये जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से रिस्क निकल रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वही बोला जाता है आपका बिजनेस रिस्क। और ये जो इंटरेस्ट के ऊपर निकल के आ रहा है, जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इसको हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल रिस्क। समझ में आया? तो ये हो गया आपका बिजनेस रिस्क, ये हो गया आपका फाइनेंशियल रिस्क। अब इन्हीं दो रिस्क को मेजर करने को ही हम क्या बोलते हैं, लेवरेजिंग, लेवरेजिंग डिसीजन। अब बात आती है पहले बिजनेस रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा। बिजनेस रिस्क को कैलकुलेट करने के हम एक लेवरेज निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, OL। अब ओएल कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। देखो सबसे पहली बात यहाँ ध्यान करना, फॉर्मूले बिल्कुल मत रटना, अगर आपको ये टेबल आती है तो आप लॉजिकली निकाल लोगे ओएल। ठीक है ना, देखो अब ये बात आती है ओएल निकालना है, ओएल किस चीज को मेजर करता है, बिजनेस रिस्क को। अब बिजनेस रिस्क अब देखो कहाँ से अराइज हो रहा है, पता नहीं, ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर से। अब आपको सिंपल सा ये देखना है कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है और फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है। फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिख दो कॉन्ट्रीब्यूशन, अपॉन फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है, ईबीआईटी, ईबीआईटी यहाँ रख दो। ये सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला बन गया किसका, ऑपरेटिंग लीवरेज का, और इससे आपका बिजनेस रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फाइनेंशियल रिस्क की तरफ। अब फाइनेंशियल रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम लेवरेज पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलेगा, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट जो हमने बिजनेस रिस्क में यूज किया था। क्या, फाइनेंशियल रिस्क देखो अराइज कहां से हो रहा है, ये इंटरेस्ट के ऊपर से। अब इंटरेस्ट के ऊपर से जो अराइज हो रहा है, इसके ऊपर देखो इंटरेस्ट के ऊपर क्या है, ईबीआईटी, तो यहां लिख दो EBIT। ठीक है, और इंटरेस्ट के नीचे क्या है, जस्ट देख लो ईबीटी, तो यहां लिख दो EBT। तो ये आपका क्या बन गया, फाइनेंशियल रिस्क। बात समझ में आ गई, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका फाइनेंशियल रिस्क का। तो यहां से हमने निकाल लिया ऑपरेटिंग लेवरेज और यहां से निकाल दिया फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको इसके लेवरेज के अंदर समझना था। अब इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप निकालोगे उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड लेवरेज, CL, कंबाइंड लेवरेज। और ये और कुछ नहीं, आपका OL मल्टीप्लाइड बाई FL, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लेवरेज। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं हम, यहाँ पे ऊपर पे, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए कर रहा हूं। OL क्या है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये अभी हमने देखा था, मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, EBIT, EBIT अपॉन EBT। यहां से EBIT कैंसिल, बचा क्या फाइनली, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये हो गया आपका, और कुछ नहीं, क्या हो गया, कंबाइंड लेवरेज। सिंपल है। तो कंबाइंड लेवरेज और कुछ नहीं बल्कि आपका OL और FL का कॉम्बिनेशन ही है, दैट्स इट। तो यही पूरा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, यही आपका बेसिक था किसका, लेवरेज का। अब इसके आगे जो भी होगा इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लो, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे करना कैसे, और खासकर इस टेबल को समझ लेना। अगर ये टेबल याद होगी, आपको समझ में आ गई होगी, तभी आपको क्या समझ में आएगा, लेवरेज के क्वेश्चन। ये बहुत जरूरी टेबल जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये यहीं तक था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहले पढ़िए इलस्ट्रेशन वन क्या लिखा हुआ है। देखो पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना, पढ़ना, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। एक कंपनी है उसने प्रोड्यूस करती है और सोल भी वही करती है, कितने, 10,000 शर्ट सेल करती है। द सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500। हर एक शर्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 500। वेरिएबल कॉस्ट हर एक शर्ट की कितनी है, 200 रुपए पर शर्ट वेरिएबल कॉस्ट है।
और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है 25 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। और दूसरा दिया हुआ है कि इफ सेल्स आर अप बाय 10%, अगर सेल्स आपकी ऊपर जा रही है 10% से, तो कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी, तो ईबीआईटी में क्या इम्पैक्ट आएगा। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेवरेज का आप सिंपल सी बात ये समझ लो कि आपको ये जो टेबल हमने बनाई थी ना, ये वाली, ये ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कोई भी आप इधर जो भी चीजें यूज हुई है यानी कि कंटेंट, वो इधर उधर मत कर देना, ध्यान से देखने से, ठीक है। चलिए ये सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। इधर पे क्या था हमारा, सेल्स था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट था, तो हमारा क्या आया था, कंट्रीब्यूशन। देन हमने इसमें से माइनस किया था फिक्स कॉस्ट, तो हमारा क्या आया था, ईबीआईटी आया था, ठीक है। फिर ईबीआईटी में से हमने माइनस किया था इंटरेस्ट, तो हमारा आया था क्या, ईबीटी आया था। क्लियर, यहाँ तक हम क्लियर। तो इसके बाद हमने फिर क्या माइनस किया था, टैक्सेशन माइनस किया था। देन हमारा लास्ट में क्या था, ई ए टी, ये आया था। अब यहाँ पे देखो सेल्स कितनी है, कितने यूनिट बना रही है, 10,000। अच्छा एक बार, कई लोग इसे रुपीज समझ लेते हैं, ये रुपीज नहीं 10,000, ठीक है ना। रुपीज तब होगा आपका जब किसी के आगे रुपीज जैसा सिंबल बना हुआ, तो ये 10,000 रुपए नहीं है, 10,000 शर्ट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो एक कंपनी कितने यूनिट्स बनाती है, 10,000, और हर एक शर्ट की सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए। तो बताइए टोटल कितनी की सेल्स हुई, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 500, कितना हुआ, इन टोटल हुआ आपका ये 50 लाख। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 10,000 यूनिट जो प्रोड्यूस किए थे, मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 200, तो यहाँ पे आएगा 200। तो अब बताइए कितना हो गया, ये हो गया 20 लाख। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने पे हमने देखा क्या था, हमारा कंट्रीब्यूशन वो कितना आ जाएगा, 30 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया। तो यहाँ पे लिख दो 30 लाख का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ये कितना है, सॉरी फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है ये आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है 25 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 लाख का हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है। हमारा यहाँ पे आप बताओ ईबीआईटी निकल के कितना आया, 5 लाख, सिंपल है, ठीक है। अब पहला वाला आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये पढ़िए। ए पार्ट में आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए पार्ट में कैलकुलेट करने को बोला है ऑपरेटिंग लिवरेज। और जैसे कि हमने पीछे देखा ऑपरेटिंग लिवरेज आपको याद होगा करते कैसे हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी सिंपल्स है। तो आप देखो कंट्रीब्यूशन कितना था हमारा, ये था, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ एक बार में, और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 30 लाख, यहाँ पे लिख दो 30 लाख, अपॉन में ईबीआईटी कितना है, ये गिवन है ईबीआईटी कितना है 5 लाख, 5 लाख। अब इसका आंसर आया कितना, 6 टाइम्स। तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आ गया, 6 टाइम्स। सिंपल था, ऐसे ही करना है कैलकुलेट, बहुत इजी है, बन जाएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ चलना। नेक्स्ट बी पार्ट। अब बी पार्ट पढ़ी क्या लिखा हुआ है, इफ सेल्स आर अप बाई 10%, अगर सेल्स बढ़ा दें 10% से, ठीक है, देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी, तो फिर ईबीआईटी में क्या असर पड़ेगा। तो देखो सेल्स कब बढ़ेगी, पहले तो ये समझने वाली बात है, सेल्स जब बढ़ेगी जब आपका नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ जाएंगे। तो आप प्रोडक्शन यहाँ पे सेल्स कितने से बढ़ रही है, 10% से, इसका मतलब ये हुआ 10% से आपको ये प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 10,000 से कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, 11,000, ठीक है, 10% इतना ही हुआ ना, 11,000। तो यहाँ पे आपका सेल्स जो होगी, अब यहाँ पे 10 की जगह कितना मल्टीप्लाई करोगे आपकी बार, 11 का। तो यहाँ पे जब 11,000 इंटू आप करोगे 500, यहाँ पे इसकी यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, 11,000 क्या कर रहे हो इंटू 11,000 इंटू 500 करोगे, तो आपकी सेल्स कितनी आई, दोबारा से सेल्स कितनी आई, सेल्स आई आपकी 55 लाख, करके देख लेना इतनी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी 200 तो रहेगी ये पर यूनिट, मल्टीप्लाइड भी आपके पास क्या हुआ 11,000 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 22 लाख। इसमें से माइनस करोगे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना का आएगा, कंट्रीब्यूशन आपका 33 लाख का आएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको क्या आएगा, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं।
अब मुझे ये बताओ, क्या आपका जब भी प्रोडक्शन बढ़ा है तो कैसे फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट चाहे आपकी कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप 0 यूनिट्स बनाओ, चाहे आप 10,000, चाहे 1 लाख, कितनी भी यूनिट्स बनाओ, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। ठीक है ना? तो फिक्स कॉस्ट जो पिछली बार थी ना, पिछली बार कितनी थी? 25 लाख ही थी। तो इस बार भी कितनी रहेगी? 25 लाख ही रहेगी, सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपको बताओ ईबीआईटी जो निकल के आया वो कितना आया? 8 लाख। समझने वाली बात है, कितना आया? 8 लाख आया। तो हमें यही तो निकालना था कि चेंज इन ईबीआईटी क्या हुआ। देखो लिखा है ना, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। ईबीआईटी में क्या चेंज आया? पहले ईबीआईटी था 5 लाख जब आपकी यूनिट्स थी कितनी? 10,000। अब कितनी हो गई? ईबीआईटी चेंज हो गए 8 लाख हो गई। तो बताओ यहाँ पे चेंज कितने का आया? चेंज आया 3 लाख का आया चेंज। ठीक है। और पहले कितनी थी? 5 लाख। तो बताओ इन कंपैरिजन पिछले वाले से अभी कितने का चेंज आया, कितने परसेंटेज आए, इंटू 100 करके निकाल लेंगे आसानी से। कितना आया? 60% का चेंज आया। ये क्लियर होगा? आई होप सबको क्लियर होगा ये। तो आपका आंसर कैसे लिख के आओगे? इफ सेल्स आर अप बाय 10%, then the impact on EBIT will be that EBIT will increase by 60%। कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 60% से ईबीआईटी इंक्रीज हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नहीं हो रहा तो अब दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखो और समझो कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Continuing the illustration 1, the company also had taken the loan of 7 लाख at 10%। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इलस्ट्रेशन 1 को जस्ट कंटिन्यू करना है और उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी गई है और ये लिखा हुआ है कि मान लो कंपनी ने लोन लिया है 7 लाख का विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है फाइनेंशियल लिवरेज। तो देखो एक बार फिर से हम जल्दी से बना लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका आएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है? ईबीआईटी आता है। नेक्स्ट इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं क्या? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, तो हमारा क्या आता है? ईबी आता है, ईबीटी आता है। ठीक है। अब सेल्स हमें मालूम था कितना था, देख लेना, 50 लाख थी सेल्स इन टोटल। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 30 लाख। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना आया? सॉरी 30 लाख नहीं था, 20 लाख थी। सॉरी, ठीक है 20 लाख थी। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया था? 30 लाख आया था। फिक्स कॉस्ट हमारी थी 25 लाख के अराउंड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फिर वही माइनस करेंगे तो हमारा ईबीआईटी कितनी आई थी? 5 लाख आई थी। अब यहाँ पे क्या बोला है? एक एक्स्ट्रा एड ऑन है, क्या? इंटरेस्ट का। ये कंपनी ने मान लो 7 लाख रुपए का लोन लिया है और उस पर 10% इंटरेस्ट है। 7 लाख का 10% कितना हुआ? 70,000 हुआ। तो यहाँ पे आपकी बार आपका क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा कितना? 70,000 का। तो बताओ 5 लाख में 70,000 माइनस कर दिए तो ईबीटी कितना बना आपका? 4,30,000। आई होप क्लियर होगा। 34,30,000 कैसे आया? ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने को बोला है? फाइनेंशियल लेवरेज, एफएल। अब एफएल क्या होता है? हमने पढ़ा था पिछली बार, देखो इधर। एफएल क्या होता है? ये लिखा हुआ एफएल का फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। सिंपल सा लिख दो यहाँ पे, क्या होता है? ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। अगर आप लोग भूल जा रहे हो, लग रहा है फॉर्मूले बार बार भूल रहे हो, तो ये जो फॉर्मूला है ना, आपने एक जगह कॉन्सेप्ट अब कॉपी में लिख लो ताकि आप एग्जाम टाइम पे इसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो यहाँ पे ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी तो ऑब्वियसली 5 लाख है। इसको ऐसे लिख दो, ईबीआईटी कितना है? 5 लाख। ईबीटी कितना है? 4,30,000। कितना आएगा? इसको डिवाइड कर लो इन पॉइंट्स, कुछ आएगा आंसर। ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स आएगा। तो आपका वो आंसर क्या हो गया? फाइनेंशियल लिवरेज। सिंपल है। तो आई गेस यहाँ पे क्लियर होगा। हाँ, इसके साथ साथ अगर मान लो एक चीज और जैसे मैंने पढ़ाया था, तीसरा कॉन्सेप्ट कंबाइंड लिवरेज। ऑल्दो यहाँ पे पूछा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ जस्ट। कंबाइंड लिवरेज भी पूछा होता तो क्या करते? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लिवरेज, ये कर लो। या फिर अगर आप देखोगे, क्या था फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना था यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन तो 30 लाख का है। तो यहाँ पे लिख देते कंट्रीब्यूशन कितना है? 30 लाख।
अपॉन ईबीटी। ईबीटी कितना आया? 430, 4,30,000। इसका निकालो आंसर कितना होगा? 7 पॉइंट समथिंग, ऐसे ऐसे कुछ आएगा। समझ में आ गई बात? आई गेस इट्स क्लियर कि कितना आंसर आएगा। ये 6.9 ऐसे कुछ आएगा, सॉरी, ठीक है, 6.9 ऐसे कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे क्या है, कंबाइंड लेवरेज भी निकल गया। तो आई गेस आपको अब तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन देखने के बाद, कि आपको ऑपरेटिंग कैसे निकालना है, फाइनेंसिंग लेवरेज कैसे निकालना है, और कंबाइंड लेवरेज अगर पूछा जाए तो ऐसे निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक आ ही जाना चाहिए सबको, राइट। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। आई होप आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या दिया हुआ इधर, फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर। फर्म की सारी डिटेल दी गई हैं इधर पे। क्या है, सेल्स दी हुई है 100 पर यूनिट, और वो दिया हुआ है यहाँ पे इस बार आपको रुपीज के फॉर्म में, कि कितनी है, 24 लाख रुपए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 50%। 50% किस चीज का? 50% ऑफ सेल्स। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 12 लाख। ये समझ में आ गया होगा। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे गिवन है आपको 10 लाख, ठीक है। आगे लिखा हुआ इट हैज बोरोड, यानी कि आपको बोरो किया हुआ है कितना? 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%। किसी बैंक से उधार लिया है 10% के हिसाब से। एंड इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 lakhs, और इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में पैसा कितना रेज किया था? 10 लाख किया था, ठीक है ना। ऑफ रुपीज 100 ईच। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख डिवाइड बाई 100, तो कितना हुआ? 10,000। बस समझ में आई? 10,000 ईच, यानी हर एक इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी हो गई, ठीक है। मतलब सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने निकाला है? 10,000। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स रेट भी गिवन है। कंसीडर टैक्स आपको कितना लेना है? 50% मान के चलना है। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। ये तीनों तो बहुत बेसिक है, आपकी बार तो बन ही जाना चाहिए। कैसे करते हैं? नेक्स्ट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड देन सेल्स करना है, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे बाद में क्या होता है। पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। अब देखिए, ये सब निकालने के लिए मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको वो टेबल फटाफट बना लेते हैं सबसे पहले। कौन सी टेबल? ये वाली। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा? ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो क्या आएगा हमारा? ईबीटी। ईबीआईटी में से हम माइनस करेंगे टैक्सेशन, तो हमारा क्या आएगा? ईएटी, यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये आ गया। अब हम देखते हैं कि कितना कितना क्या क्या चीज गिवन है। देखिए, अब आपको यहाँ पे गिवन है सेल्स। सेल्स ऑलरेडी लिखी हुई, कितनी लिखी हुई है? सेल्स 24 लाख। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स कितनी है? 24 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ था 50% ऑफ सेल्स। अभी जैसे हमने देखा, तो यहाँ पे कितना हुआ गया आपको? ये 12 लाख, ठीक है। माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका कंट्रीब्यूशन? ऑब्वियसली 12 लाख ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं कितनी है। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे देखो, ये गिवन है कितनी है? 10 लाख। चलो हम लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 10 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट है। माइनस कर देंगे ईबीआईटी, आ जाएगा कितना आएगा? 2 लाख का ईबीआईटी आ रहा है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमें माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे आपको बोरो, कितना बोरो करा हुआ है? 10 लाख बोरो करा हुआ है एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे, 10 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 1 लाख। यहाँ पे हम 1 लाख लिख देंगे, माइनस करेंगे तो आपका ईवीडी कितना आया? 1 लाख बचेगा, ठीक है। माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट के बारे में क्या दिया हुआ है? कंसिडर टैक्स रेट एट द रेट 50%। एक टैक्स रेट हमें मान के चलना है 50%। 50% किस चीज का? ऑब्वियसली जितना आपने अर्निंग्स बिफोर टैक्स, यानी कि ईबीटी जो है, इसका 50%। तो इसका 50% कितना हुआ? 50,000 ही हुआ। तो आपका ईएटी, यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, कितना आया बच के? 50,000 हुआ। अब ये हमारी फाइनल बन गई, क्या? टेबल बन गई। अब इसी की बेसिस पे हम आगे का अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? देखो, तीनों लेवरेजेस निकालने, ए बी सी, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। एक शॉर्ट पे हम निकाल लेंगे पूरा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। हम लिखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। अब तक आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं हो गया लॉजिक से समझो। क्या होता है? इसके ऊपर का हम ले लेंगे और इसके नीचे का ले लेंगे फिक्स कॉस्ट के, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन
ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन कितना था 12 लाख, 12 लाख अपॉन क्या लेंगे हम, ईबीआईटी कितना है 2 लाख, तो कितना आ गया ये 6 टाइम्स। ये क्या आ गया हमारा ओएल। बी में हमें क्या निकालना है एफएल फाइनेंशियल लिवरेज। कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर निकलता है, तो इसके ऊपर का हम ले लेंगे क्या ईबीआईटी है और इसके नीचे का ले लेंगे ईबीटी है। यहाँ पे लिख देते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, तो ईबीआईटी देखिए कितना है 2 लाख है और ये कितना है ईबीटी 1 लाख है, तो यहाँ लिख देते हैं ये 2 लाख है आपका और ये कितना है ये 1 लाख है। ठीक है, तो ये कितना आया 2 टाइम्स, 2 आया आपका क्या फाइनेंशियल लिवरेज। सी में आपको निकालना है क्या कंबाइंड लिवरेज। अब कंबाइंड लिवरेज आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो एक तरीका है ओएल इंटू एफएल कर दो, या तो मैंने बताया था कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन क्या कर दो ईबीटी कर दो, आंसर सेम आएगा। करके देख लो, ओएल इंटू एफएल करो, ये ओएल इंटू एफएल कितना हुआ 6 इंटू 2 कितना आया 12। अब ऐसे में करके देख लो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है 12 लाख, यहाँ लिखो 12 लाख अपॉन ईबीटी कितना है ये दिया हुआ है 1 लाख, तो भी 12 ही आया ना। तो आप दोनों जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, 12 आ गया, कंबाइंड लिवरेज तक आ गया। नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये समझने की जरूरत है पहले आरओआई होता क्या है। ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्चुअल में जितना आपने उसमें अभी तक कंपनी में यानी कि जो भी आपका बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट किया है उसके बदले में आपको जो भी रिटर्न मिला वो कितना मिला। तो पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी आपने इन्वेस्ट कितना किया था, बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे इन्वेस्ट कितना किया था, देखो सबसे पहले आपने 10 लाख बोरो करा, 10 लाख ये इन्वेस्टेड अमाउंट है इन टोटल, 10 लाख ये इन्वेस्ट किया था, प्लस 10 लाख के आपने इक्विटी शेयर भी तो इश्यू करे थे, तो इन टोटल इन्वेस्ट कितना किया 20 लाख, 20 लाख इन्वेस्ट किया। अब उससे रिटर्न कितना मिला वो आगे हमें पता ही है, कहां से पता है ये देखो, ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्या होता है ये, मतलब जो फाइनल अर्निंग्स हमें मिली सब चीजें सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, ये तो आपका क्या है अर्निंग्स। तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि आर ओ आई कैसे निकालेंगे हम, ये आपका रहेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन में क्या रहेगा हमारा, जितने भी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट करी थी टीआई टोटल इन्वेस्टमेंट, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है हमें 50,000, हमने लगाया कितना था ये भी हमने कैलकुलेट किया, कितना लगाया था 20 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लाख इंटू क्या आएगा 100, कैलकुलेट करो इसे सिंपल है, 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, ठीक है ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, आंसर कितना आया 5%। ये हमारा 5% क्या जनरेट हो रहा है आरओआई। आई गेस यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, नहीं हो रहा दोबारा से देख लो एक बार वीडियो आराम से, ठीक है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। लास्ट हमारा क्या है ई पॉइंट, ई पॉइंट में क्या कैलकुलेट करना है, इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 lakhs, अगर सेल्स को हम इंक्रीज कर दें 6 लाख से, व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी, तो हमारा नया ईबीआईटी क्या बन के आएगा। ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं हम, ये दिया हुआ है आपका सेल्स। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको आप परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करके करोगे ना बात बहुत सिंपल से समझ में आएगी। ठीक है ना, देखो इधर हम 6 लाख से ये बढ़ा रहे हैं, बात समझना 6 लाख से ये बढ़ा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 6 लाख से सेल्स इंक्रीज करना है। आप सिर्फ इतना सा बता दो मुझे कितने परसेंट से सेल इंक्रीज हुई, अगर हम सेल्स को 6 लाख से बढ़ाएंगे तो ये सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, कैसे निकालोगे, ऐसे देखो इधर 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख ऐसे निकालोगे ना, तो आप इसे कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे कितना आएगा इंटू 100 ऐसे करोगे। ठीक है ना, तो इसे हम कैसे कर देंगे, कैसे निकलेगा ये आएगा 4 जा, ठीक है ना 4 इसको काटोगे आप, तो यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है 25% से, यानी कि अल्टीमेटली वो 6 लाख बढ़ाने को तो बोल रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 25% से सेल इंक्रीज हुई, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर 25% से ये इंक्रीज होगा, तो मैंने बताया था ना ये वेरिएबल कॉस्ट भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर। ठीक है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितने से इंक्रीज हो जाएगा 25% से, तो इसका 25% क्या होगा, इसका 25 12 लाख का 25% कितना हो जाएगा, निकाल लो 12 लाख है
12 लाख का 25% अगर आप निकालोगे तो कितना होगा? 12 लाख इंटू 25/100। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 12 लाख का 25% निकालिए, कितना होगा? 12 लाख, कैलकुलेट कर लो यार, कितना हो रहा है। चलो जो भी है, चलो कर ही लेते हैं कितना आता है। ठीक है ना, लेट्स से 12 लाख का 25% बचा कितना है यहाँ पे? 12,000। 12,000 इंटू 24, 12,000 इंटू 20 करोगे कितना होगा? 1,20,000 इंटू 2, 240। 240 और 360, मे बी, शायद 360, 360, 360, नहीं, करो कितना आ रहा है? 2 मिनट यहाँ पे रुकना, मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब करते, 1 सेकंड रुकना। हाँ, चलो। तो यहाँ पे मैंने देखा जैसे 12 लाख का 25% निकालना है, इंटू 25%, तो आ रहा है आपका 3 लाख। ठीक है, तो 12 लाख का 25% कितना आया हमारा? 3 लाख। यानी कि अगर मान लो सेल्स हमारी बढ़ रही है 6 लाख से, तो हमारा ये कितना बढ़ेगा? 3 लाख से। तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कंट्रीब्यूशन कितना हो गया हमारा? 15 हो जाएगा। अगर ये 30 लाख होगा सेल्स, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ फिक्स कॉस्ट में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगी, तो ये 10 की 10 ही रहेगी। अब 15 माइनस 10 करोगे कितना आएगा आपका ईबीआईटी? ऑब्वियसली 5 लाख आएगा। ईबीआईटी हमारा नया ईबीआईटी निकल आया। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है, इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 lakhs व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी? नया ईबीआईटी क्या है हमें पता चल गया ना। अगर सेल्स हमने इंक्रीज करी यहाँ पे 6 लाख की, तो हमारा यहाँ पे नया ईबीआईटी क्या बन गया? 5 लाख। 2 लाख से 5 लाख चला गया। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछा, यहाँ पे पूरा का पूरा नया ईबीआईटी पूछा है। तो पूरा का पूरा नया ईबीआईटी क्या होता? 5 लाख। अगर डिफरेंस पूछा होता तो हम 3 लाख लेते, 2 से 5 हो गया, डिफरेंस कितना है? 3 लाख का। बट यहाँ पे फुल ईबीआईटी में पूछा है, तो यहाँ पे आपका ईबीआईटी जो नया निकल के आया वो कितना हुआ? 5 lakhs। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो ही जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा एक बार घुमा के देख लो, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक की जो हमने 2 क्वेश्चन किए, आई गेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बेसिक से क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एडवांस क्वेश्चन है, उनसे ज्यादा थोड़ा सा टफ है, तो प्लीज ये ध्यान से समझना। ठीक है, अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। कंपनी की पर्टिकुलर बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2020 को। पढ़े एक एक चीज अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ध्यान से समझो दिया क्या है। 50 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 10 ईच। तो मतलब हर एक शेयर 10 रुपए का है। इन टोटल 50 लाख शेयर्स हैं। तो इन टोटल प्राइस कितनी बन रही है? 5 करोड़। ठीक है, तो फिगर्स इन करोड़ हैं, ये सारे के सारे ध्यान रखना। रिजर्व सरप्लस 1 है, 15% डिबेंचर्स है, 15% डिबेंचर्स, इसको ध्यान रखना। यही डिबेंचर्स हमारे डेट के फॉर्म में काउंट होंगे। यानी कि इसमें बोला गया कि लोन लियो, कहीं अलग से नहीं लिखा होगा कि इतना लोन लिया है कुछ नहीं लिया है। मैंने बताया था ना, डिबेंचर्स के फॉर्म में भी लोन हो सकता है, तो 15% डिबेंचर्स के फॉर्म में लोन है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज दिए हैं 4, तो इन टोटल बना के आपकी लाइबिलिटीज बनी 20 की। असेट्स कितने दिए हुए हैं? असेट्स भी बराबर 20 के दिए हुए हैं, जहां पे फिक्स असेट्स हैं और करंट असेट्स टोटल मिला के 20 दिए हुए हैं। आगे द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम। फिक्स कॉस्ट आपकी दी हुई है पर एनम 4 करोड़। अब ये, लेकिन ये वाली फिक्स कॉस्ट में क्लियर लिखा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। यानी कि इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ, आपको कहीं और से लाना पड़ेगा। हम कहां से लेके आएंगे? ऑब्वियसली यहीं से लेके आएंगे ना, जो हमने लोन लिया था 15% डिबेंचर्स के फॉर्म में। ठीक है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना दिया हुआ है? 65%। इनकी वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट नहीं दिया हुआ, बल्कि परसेंटेज फॉर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। तो 65% किस चीज का होगा वो अभी हम आगे देखेंगे।
टोटल असेट्स टू टर्नओवर रेशियो, अब ये हमें देखना पड़ेगा, ये आपने टर्म पहली बार सुना, ये होता क्या है, टोटल असेट्स टू टर्नओवर रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट कितना है, 30% है, ठीक है, ये तो सुना हुआ है। अब यहाँ पे कैलकुलेट किया क्या करना है, ऑब्वियसली ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, ये एक नई चीज आई जो आपको समझना पड़ेगा, ईपीएस क्या है। उसके बाद की जो बाकी तीन चीजें आप ऑलरेडी अवेयर है उसके बारे में, एक है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक है फाइनेंशियल लेवरेज, एक है कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। ईपीएस हम समझेंगे क्या है। अब सबसे मेजर दिक्कत यहाँ पे क्या है वो हम देखते हैं। देखो, हमने समझा कि ये सब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो टेबल बनाते हैं। चलिए पहले हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल हम बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारा क्या जाता है, कंट्रीब्यूशन आता है। नेक्स्ट माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा क्या आता है, ईबीआईटी आता है, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे अब क्या, इंटरेस्ट, तो हमारा क्या आता है, ईबीटी आता है। नेक्स्ट बिफोर टैक्स, इसमें देन हम माइनस करते हैं टैक्सेशन, तो हमारा क्या आता है, ईएटी, यानी कि इसे हम बोलते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में आप देख के बताओ कहीं सेल्स गिवन है क्या। हर जगह अच्छे से देख लो, सेल्स कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आती है हमें सेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा, नया है, इस बात को ध्यान से समझना, टोटल असेट्स टू टर्नओवर रेशियो। ये एक तरीके का रेशियो होता है जहां पे हम कंपेयर करते हैं टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, जहां पे हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास जितने असेट्स हैं वो आपकी सेल्स के, यानी कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है, टोटल सेल्स है, उसके कंपैरिजन में कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, मतलब इसकी 2.5 टाइम्स हमारी क्या होगी, सेल्स होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, सिंपल सा होता है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, जितनी नेट सेल्स, यानी कि जितनी भी हमारी सेल्स है, अपॉन टोटल असेट्स, जितने भी हमारे पास असेट्स है। इससे क्या निकल के आता है कि हमारे पास सेल्स कितने टाइम्स है किस चीज की, टोटल असेट्स की। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं, हमें क्या पता है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो की मैंने कितना की मैंने 2.5, उसको ऐसे लिख दो। नेट सेल्स, नेट सेल्स क्या हमें पता है, नहीं पता, तो नेट सेल्स ही तो निकालना है। टोटल असेट्स क्या ये पता है, बिल्कुल पता है, इधर आ जाओ, ये देखो असेट्स वाला कॉलम में आओ, टोटल असेट्स कितने दिए हुए हैं, 20, 20 करोड़। अगर हम नेट सेल्स निकालो तो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो कितना आएगा, 50 CR, 50 करोड़ की आ गई हमारी नेट सेल्स। तो अब वहां जाके लिख दें हम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो हम इस शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट ध्यान रखना फिगर इन टर्म्स ऑफ क्रोर्स हैं, 50 करोड़ की नेट सेल्स, समझ में आ गई। अब निकालना क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं दिया, बट हाँ यहाँ पे क्या दिया, आपको परसेंटेज गिवन है, कितना परसेंट है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है 65%। तो वेरिएबल कॉस्ट 65% ऑफ सेल्स है, ये ध्यान रखना, 65% ऑफ सेल्स। तो अब इस 50 का 65% क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 65%। तो यहाँ पे ये आ रहा है 32.5। तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे, कितना आएगा, 17.5 माइनस करके। फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट भी हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, ये कितनी आई, 4 CR गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो कितना, 4 CR, माइनस करोगे कितना आएगा, 13.5 CR। माइनस इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट अब हमें निकालना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था, इंटरेस्ट जब भी हम लोन के ऊपर निकालते हैं, तो लोन ये अलग से नहीं गिवन, बल्कि डिबेंचर्स के फॉर्म में गिवन है। तो कितने दिया हुआ है, 15% डिबेंचर्स, यानी कि अब डिबेंचर्स कितने थे, 10 करोड़ के डिबेंचर्स थे, इसका 15% कितना आएगा, 1.5 CR। तो 1.5 CR लिखा, तो हमारा ईबीटी कितना निकल के आया, 12 CR। टैक्सेशन माइनस करो इसमें से, टैक्सेशन का रेट कितना गिवन है, इधर कहां पे, ये इनकम टैक्स रेट कितना है, 30% है। तो अब यहाँ पे 30% इसका निकालो, कितना आता है, 12 का 30 कितना होगा, 12 का 30%, 3.6। इसमें से माइनस करो कितना आ रहा है, ई80, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 8.4 CR। ये क्लियर हुआ कि टेबल नहीं, पहले तो ये आप ये समझ लो, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हमें निकालना क्या है, एक एक करके हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले निकालना है अर्निंग्स पर शेयर।
ध्यान से देखना, अर्निंग्स पर शेयर मतलब हर एक शेयर पे कितनी अर्निंग्स हुई हमें ये पता करना है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले जो हमारा निकालना है वो ये निकालना है, ये भी नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, देख लो। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस निकालना है। तो ईपीएस कितना कैसे निकालेंगे हम, जितना भी हमें शेयर के ऊपर टोटल अर्निंग्स हुई, टोटल अर्निंग्स जितनी भी हमें हुई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमारे पास कितने शेयर्स है जो कंपनी ने इशू करे थे। सबसे पहली बात तो ये, हमें टोटल अर्निंग्स कहां से पता चलेगी, अभी अभी जस्ट हमने निकाली, कितनी है टोटल अर्निंग्स 8.4 सीआर, 8.4 करोड़। अब बात आती है ये कहां से पता चले, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वापस इधर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके पास 50 लैक्स, तो यहां पे हम लिखेंगे 50, ये ध्यान रखना लैक्स हैं, 50 लाख शेयर्स। तो आप इसे कैसे निकालोगे, 8.4 सीआर डिवाइडेड बाई 50 लैक्स, तो 8 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, कितना आया 16.8। समझ में आया। तो अर्निंग्स हमारी कितनी आ रही है 16.8 रुपीज पर शेयर की अर्निंग्स आ रही हैं। नहीं, हर एक शेयर के ऊपर हम कितना कमा रहे हैं 16.8 रुपीज। नेक्स्ट आता है हमारा क्या निकालना है, वो बाकी बेसिक्स है, आप जो अभी तक करते हो वही है। ओएल, एफएल एंड सीएल। पहले हम निकालते हैं ओएल, ऑपरेटिंग लेवरेज, अब तक याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। ओएल कैसे निकालते हैं हम, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सिंपल है। कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 17.5, 17.5, ईबीआईटी कितना है 13.5, 13.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17.5 डिवाइडेड बाय 13.5 कितना आएगा 1.2, 1.296 इतने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें क्या निकालना है एफएल। तो फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालेंगे हम, जो भी आपका ईबीआईटी है, ईबीआईटी कितना है 13.5, तो ये होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये कितना दिया हुआ है 13.5 डिवाइडेड बाई क्या ईबीटी, ईबीटी कितना है 12। तो यहाँ पे सिंपल करना है 13.5 डिवाइडेड बाई 12, 13.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा आपका 1.125, 1.125। ये क्या निकल के आ गया फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट फोर्थ क्या निकालना है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का ऑलरेडी दो बताया मैंने फॉर्मूला, ये तो आप सिंपल से करना चाहो तो ओएल इंटू एफएल भी कर सकते हो। ओएल कितना था 1.296 मल्टीप्लाइड बाय 1.125 कितना आएगा 1.125, 1.296 कर लेना 1.458 आ रहा 1.458। ये आपके तीनों आंसर्स यहाँ पे निकल के रेडी हैं। अब इसमें कुछ डाउट तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, सारी चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बस इसमें एक ही नया कॉन्सेप्ट था, वो था आपका ईपीएस का। बात समझ में आ रही है, देख लो एक बार, कुछ भी कहीं भी डाउट हो उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन और आगे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आई गेस समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये उससे भी ज्यादा एडवांस क्वेश्चन है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, तीन लेवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड 2 एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। मतलब अब यहाँ पे आपको ये तीन चीज तो कैलकुलेट करना है, ओएल, एफएल और सीएल, ये तीन चीज तो कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे दो सिचुएशंस दी हुई है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, और हर एक सिचुएशन के अंदर आपको दो दो प्लान्स भी दिए हुए हैं, प्लान ए एंड प्लान बी। यहाँ पे ये दिक्कत आएगी, बात समझना, ठीक है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब एक कैपेसिटी कितनी है, एक प्लांट की 4000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है, बट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स कितनी हुई है 75% ऑफ कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ, एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है हमें उसे लेना, तो 75% ऑफ कैपेसिटी, तो अब इसका 75% निकालोगे तो 3000 आएगा। मतलब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स कितनी करी 3000 करी। अब ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है।
अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग दी हुई है। क्या है? सिचुएशन 1 के अंदर 15 है, सिचुएशन 2 के अंदर 20 है। ठीक है, तो जैसे जिस सिचुएशन होगी वहां पे हमको अलग अलग लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, इक्विटी। इक्विटी कितनी है? इसके अंदर 10,000 है, इसके अंदर 15,000 है इक्विटी। डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? डेट देखो दोनों के अंदर अलग अलग है, इसके अंदर 10,000 है इंटरेस्ट, इसके अंदर कितनी है? 5,000 है आपका इंटरेस्ट, वो टोटल डेट। उसी हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है वो ऊपर लिखा ही हुआ है। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमें मालूम है सिचुएशन दो दी गई है, ठीक है ना। पहले हम टेबल बनाते हैं, सबसे पहले तो काम हमारा टेबल का रहता है। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा हमारा? कंट्रीब्यूशन आएगा। नेक्स्ट माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, हमारा क्या आएगा इसमें? ईबीआईटी। बहुत बढ़िया, अगर बन रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें से माइनस करेंगे हमारा इंटरेस्ट, तो हमारा क्या निकल के आएगा? ई बी टी, अनइन्वेस्टेड टैक्स। यहाँ तक क्लियर है? आई गेस हो ही जाना चाहिए, अब तक तो क्लियर है, इतना टाइम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जैसे मालूम है दो सिचुएशन है, एक है सिचुएशन 1, एक है सिचुएशन 2, और हर एक सिचुएशन के अंदर क्या गिवन है? दो अलग अलग प्लान्स गिवन है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि सिचुएशन 1 एक अलग जाएगा और सिचुएशन 2 एक अलग जाएगा। ठीक है, सिचुएशन 1 के अंदर एक प्लान ए है, प्लान बी है, और इसके अंदर एक प्लान ए है, प्लान बी है। ध्यान से देखना। सेल्स, सेल्स सब में सेम है, सेल्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया। देखो सेल्स अब किसमें कम, 4,000 यूनिट लोगे या 3,000? ऑब्वियसली 3,000, क्योंकि सेल्स तो एक्चुअली 3,000 यूनिट की हुई है ना। तो सेल्स कैसे निकालेंगे? 3,000 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस क्या है? 30। तो सिंपल सा है, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 कितना आएगा? कर लो, 3,000 इंटू 30 कितना है? 90,000 आया। तो सेल्स सब में सेम है, सेल्स के लिए कोई अलग सिचुएशन वाइज नहीं दिया। 90,000, 90,000, 90,000, इधर भी 90,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 15 रुपए पर यूनिट, तो 3,000 इंटू 15 करोगे आप तो कितना कितना आएगा? 45,000 इधर, 45,000 इधर, 45,000 इधर, एंड लास्ट 45,000 इधर। माइनस कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। कर देते हैं, तो इसका कितना है कंट्रीब्यूशन? इसका भी 45,000 आएगा, इसका भी 45,000 आएगा, इसका भी 45,000 आएगा, और इसका भी 45,000 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट। अब फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट में चेंज है, ध्यान से देखना। सिचुएशन 1 के अंदर फिक्स कॉस्ट है 15,000, और सिचुएशन 2 के अंदर फिक्स कॉस्ट है 20,000। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों का। 1 के अंदर 15 है और 2 के अंदर 20 है। तो 1 के अंदर कोई सा भी प्लान हो, उसके अंदर कितना दिया हुआ है? 15,000। इसके अंदर भी कितना है? 15,000। इसके अंदर कितना है? 20,000। इसके अंदर कितना है? 20,000। समझ में आ गई बात? चलो मूव ऑन करते हैं आगे। ईबीआईटी कितना निकलेगा? यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 25, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई। यहाँ पे भी कितना आएगा? 25। क्लियर है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखते हैं। अब इंटरेस्ट देखो कितना होगा? इंटरेस्ट तो 20% लगेगा, बट यहाँ पे अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग नहीं है, प्लान्स अलग अलग है, फाइनेंशियल प्लान्स अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ अब कोई सी भी सिचुएशन हो, वहां पे जो भी प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगने वाला है। प्लान ए में लगाते हैं कोई सी भी सिचुएशन, प्लान ए में डेट कितना है देखो, 10,000 है, तो मतलब इंटरेस्ट कितना आया? 10,000 के ऊपर 20% कितना हुआ? 10,000 के ऊपर 20%, 2,000। तो अब कोई सा भी प्लान ए होगा तो उसमें हम कितना लगाएंगे? 2,000 का इंटरेस्ट। तो लिख दो, प्लान ए कहाँ है? एक प्लान ए ये है, एक प्लान ए ये है, दोनों में इंटरेस्ट कितना आएगा? 2,000, 2,000 यहाँ और 2,000 यहाँ। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब प्लान बी का सेम जैसे ऐसे कर लो। प्लान बी कोई सा भी प्लान हो, वहां पे इंटरेस्ट कितना होगा? 5,000 का 20% निकालो, कितना होगा? 5,000 का 20%, 1,000 होगा। अब कोई सा भी प्लान बी हो, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,000। माइनस कर दो, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 23, यहाँ पे आएगा कितना? 29,
यहाँ पे आएगा 28। यहाँ तक क्लियर है? हो ही जाना चाहिए यहाँ तक क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या है, तीन चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालेंगे आपका OL, फिर निकालेंगे FL, और फिर निकालेंगे CL। ठीक है। अब पहले हम OL निकालते हैं। OL सबको मालूम है कैसे निकलता है, एक बारी फॉर्मूला लिखूंगा मैं, इधर पे लिख देता हूँ, चलो। ठीक है। क्या होता है OL का फॉर्मूला? सिंपल सा होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT अपॉन क्या होता है? EBT, यही होता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा आपका? देखो कंट्रीब्यूशन कितना था इधर, कंट्रीब्यूशन देखो जल्दी कितना है, ये है 45,000। यहाँ लिख दो 45,000 डिवाइडेड बाय कितना है, EBIT कितना है इसका, 30,000। ये कर लो, सिंपल है। 45 डिवाइडेड बाई 30, 1.5 आ रहा है। इसका निकालो, इसे सेम इसका निकालो। इसका देखो क्या है, लाइन खींच लो वरना कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है। हाँ, इसका क्या है, इसका देख लेते हैं। इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन 45 है। 45 शॉर्ट में देख रहा हूँ, 45 के डिवाइडेड बाई इसका EBIT कितना है, वो भी 30 है। तो ये भी कितना आएगा, 1.5 ही आएगा। इसका निकाल लो, सेम केस है, 45 और 25 है इसका। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं 45 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पे देख लेते हैं 45 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता है, 1.8। अब इसका देख लेते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 20 है। यहाँ कर लेते हैं 45 डिवाइडेड बाय 20। तो कर लेते हैं कितना है, 45 डिवाइड बाय 20, 2.25। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नहीं 20 नहीं, सॉरी, इसका ये 25 है। 20 कहाँ से लिख दिया, 25 ही है। तो इसका भी कितना आएगा, 1.8 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको FL कैलकुलेट करना है। FL कैसे करेंगे, सिंपल सा है। जो भी आपका EBIT है, ये EBIT डिवाइडेड बाई क्या, EBT, जितना भी EBT दिया हुआ कितना 28 है। तो यहाँ पे सिंपल है, कितना कैसे क्या करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई 28,000 ऐसे ही करेंगे। 30 डिवाइड बाई 28 करो, कितना आया, 30 डिवाइड बाई 28, 1.07। इसका कैसे करेंगे, EBIT देखो कितना है, 30 डिवाइड बाई 29, 30 डिवाइड बाई 29, तो करो इसका 30 डिवाइड बाई 29, कितना है, 1.03। लिख दो 1.03। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका देख लो, इसका कितना EBIT 25 डिवाइड बाई 23। तो यहाँ लिख दो 25 डिवाइड बाई 23, कितना आएगा, 25 डिवाइड बाई 23, 1.086, 1.086। ठीक है। इसका कैसे करेंगे, कैसे आएगा, EBIT कितना है, 25 डिवाइड बाई 24। तो यहाँ लिखो 25 डिवाइड बाई 24, कितना आएगा, 25 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 1.041, 1.041। तो ये आ गया सबका, हमने OL एंड FL निकाल लिया। अब सिंपल सी बात ये है कि हम CL कैसे निकालेंगे। देखो बार बार बता रहे हैं, CL कुछ नहीं, OL इंटू FL ही होता है। अगर मान लो हमें इसका A का निकालना है CL, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो कैसे निकालोगे, इसका OL देख लो और इसी का ही आपका FL देख लो। तो ये कितना हो गया, 1.5 इंटू 1.07। आंसर निकालो कितना आएगा। इसका हमें CL निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसमें देख लो 1.5 इंटू 1.03। तो इसका कैसे निकलेगा, 1.5 इंटू 1.03, सिंपल है। इसका देख लो 1.8 इंटू 1.086, ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.086। इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1.8 इंटू 1.041, 1.8 इंटू 1.041। बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, देखो क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आई गेस यहीं तक का हमारा आपका लेवरेज वाला पूरा चैप्टर। तो अगर आपको लगता है कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई है, आपको लगा पसंद आया लेक्चर, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो। और नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आगे के वीडियोस बनने चाहिए कि नहीं, या फिर क्या कमी रह गई है, वो सारी चीजें आप इसमें बता देना कमेंट्स में। ठीक है, उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट की जाएगी। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।